बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, नी हाओ, खुश कैलदनीज, बियनवनीतो। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सच सवेरा में आपकी मुलाकात करवाएंगे रोजाना ऐसे गेस्ट से जो कि आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे, एक ऐसी इंफॉर्मेशन विच विल गिव यू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका म्यारी जिंदगी बेहतर करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको हेल्प करें, इंफॉर्मेशन दें। इसी सिलसिले में जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताती चलूं हमारे कौन गेस्ट मौजूद हैं आज, आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हम बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम, खुशामदीद आपको भी और तमाम नाज़रीन को भी। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं एक जनरल फिजिशियन। हम आप लोग जरा तबीयत नासाज हो जाए तो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, तो उस सब का इलाज बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की तरफ, और टॉपिक्स की जब बात होती है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बात तो हम करते हैं सब्जियां खाएं जी, फल खाएं, बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जब हमें पता लगता है कि उन पे इतने पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं जिनको हम जहर कहें तो दुरुस्त होगा। क्यों सर? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ज़राई शोबे में जो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल हो रहा है, जिनको हम जहर कहते हैं, अद्वियात नहीं, वो कब से और कहां से शुरू हुआ है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? सोनिया, जैसे कि अभी आपने बात की, वो बार बार हम जहर को अद्वियात से जो कहना शुरू कर देते हैं, दवा जो है वो सेहत देती है, जबकि ये जहर जो है ये आपके लिए भी उतने ही जहरीले हैं जितने के उन कीड़ों के लिए जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपकी जो फसल है वो बेहतर हो सके। तो मकसद ये होता है कि उस फसल को बचाया जाए उन दुश्मनों से, तो ये उनको मारते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान में जो इस्तेमाल है वो 1950 में कीड़े मार जहरों का शुरू हुआ, और सबसे पहले वो लोकस्ट उसे कहते थे। अच्छा। जो कि बड़ी लार्ज स्केल पे पाकिस्तान में आती थी और अफ्रीका से, और गवर्नमेंट ने ये इस तरफ तवज्जो दिलाई क्योंकि वो सारी फसलें खा जाती थी। ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ, और ये पहले गवर्नमेंट के शोबे में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको प्राइवेटाइज करते गए, फिर इसका इस्तेमाल बाकी फसलों में भी आ गया, कॉटन में भी आ गया, वेजिटेबल में भी आ गया। तो ये ब्रीफ सी हिस्ट्री है जहरों के इस्तेमाल की। ठीक है। और पहले जहर ज़्यादातर वो इस्तेमाल किए जाते थे जो पेटेंट थे। बाद में वो जेनरिक स्कीम आ गई क्योंकि वो बड़े महंगे पड़ते थे पेटेंट, और जेनरिक स्कीम से ये हुआ कि वो चीपर मिलने शुरू। सर, मैं चाहूंगी कि इस पे हम जरा तफसील से गुफ्तगू करें, क्या पहले होता था, क्या अब हो रहा है। डेफिनेटली हम भी जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम बढ़ेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। और डॉक्टर साहब, आजकल सर्दी जो है इंतहा की पड़ रही है, जिस तरह अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले भी जिक्र कर रहे थे, और ऑलमोस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, छोटे क्या बड़े भी पड़े हुए हैं, और कहीं गला खराब है, कंजेशन है, और फ्लू, नज़ला, जुकाम चल रहा है, और इसमें फौरन होता है ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स हम ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, और फिर वो मेडिसिन के भी आजकल इशूज चल रहे हैं। हमें ये बताइए कि जो करंट वेव एक आई हुई है, नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब, इसको कैसे हैंडल करें? फॉरेन अद्वियात ले लेनी चाहिए या कोई होम रेमेडीज की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए सोनिया, उसमें ऐसा है कि नज़ला जुकाम जो है ये अपने वक्त के साथ ही जाते हैं। आप इसके लिए कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, इन्होंने 7 से 10 दिन लेने ही लेने। अच्छा। हाँ, खांसी भी वो मतलब ये कि अगर तो प्रोलॉन्ग हो जाती है फिर तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। ठीक है। मगर ये है कि लोग जो है धड़ाधड़ मेडिसिन की तरफ जो है रागिब हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इतनी हाईली एंटीबायोटिक जो है वो बच्चों को माजरत के साथ के प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, और थर्ड जनरेशन जो है वो स्टार्ट में ही दे दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में आती है। छोटे छोटे स्टमक हैं बच्चों के, मैदे छोटे छोटे से है, ना उनको भूख लगे ना उनको प्यास लगे, और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो मेरी गुजारिश होगी अपने सब तमाम देखने वालों को कि अपने बच्चों को कम अज़ कम कोशिश करें कि नेचुरल की तरफ आप लेके आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दुनिया में अब नेचुरल वे जो है वो ज़्यादा अपनाया जा रहा है, क्योंकि सिंथेटिक आप ये देखें कि सारी मेडिसिन है। अच्छा। नेचुरल अगर आप यूज़ करें, अब अगर हम घर की बात करें तो घर में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम नज़ला ज़ुकाम जो है वो बेहतर कर सकते हैं, लाइक हनी।
ओके, शहद को जी बिल्कुल 1 चम्मच शहद जो है वो उसमें काली मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करके, ठीक है, तो वो आप सुबह शाम लें तो आपका गला भी बेहतर होगा, आपका नज़ला जुकाम, आपकी वाइटल फोर्स कुव्वत मुदाफ़ियत को शहद जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ती है। और कुरान पाक में इसका जिक्र है, जिन चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है उसमें शफा ही शफा है। कलवंजी को आप ले लें, ठीक है, कलवंजी का लोगों को खाने का तरीका सही पता नहीं है, वो सारा दिन उसको फांकते रहते हैं, इस तरह उसको नहीं खाया जाता। तो सर उसका खाने का जी मैं बताता हूँ कि शुगर पेशेंट्स के लिए भी कलवंजी बहुत इफेक्टिव है, उनकी शुगर को वो कंट्रोल करती है। उसका ये तरीका है कि 1.5 कप आपने पानी लेना है और आधा हाफ टीस्पून जो है कलवंजी उसमें डाल के उसको पकाएं। ओके। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको छान के 1 चम्मच शहद, शुगर पेशेंट को अलाउड है 1 चम्मच शहद, क्योंकि वो शहद खाते ही नहीं है। तो कुरान पाक में मैंने बताया कि जिन चीज़ों का जिक्र है उनमें बहुत ज़्यादा शफा है। तो 1 चम्मच शहद जो है वो आप डाल के इस्तेमाल करें। अगर आपका गला फौरन विटामिन सी से नहीं पकड़ा जाता देन आप 1 लीमू भी उसमें डाल सकते हैं। उससे ये कि आपकी ओबेसिटी बेहतर होगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बहुत सारे नज़ला जुकाम खांसियाँ वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। तो आप ये 3rd जनरेशन की बजाय बच्चों को इस तरह की आप खरबस दें, और तो ये देसी टोटके डेफिनेटली हमने इस्तेमाल करने हैं नाज़रीन। और जहां हम आपको ये तरीके बता रहे हैं वहां हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो ग़िज़ा जो हम खाने की कोशिश करें, जाके बड़े बड़े स्टोर से खरीदते हैं, मंडियों से खरीदते हैं और फिर धो के हम समझते हैं वो साफ़ सुथरी हो गई है और तमाम जहर से पाक हो गई। सर आपकी तरफ बढ़ूंगी और उसी गुफ्तगू को हम आगे लेके चलेंगे। जिस तरह की मैंने अभी बात की कि ये जो जहर है, कीड़े मार अद्वियात ताकि लोगों को भी याद रहे, ये जो जहर है ये क्या घरेलू इस्तेमाल में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक दफ़ा वॉश हो जाती है, सब्जी ले आते हैं हम, फल ले आते हैं, वॉश हो गया, कितना अभी भी नुकसानदेह है कितना नहीं है, ये काइंडली बताइए। पुराने ज़माने में जो जहर थे उनको हम कॉन्टेक्ट जहर कहते थे, यानी वो ऊपर लगे रहते थे तो वो साफ़ हो जाते थे। ठीक है। लेकिन जो नए जहर हैं आजकल के ज़्यादा पोटेंट हैं, तो वो जो ऊपर नहीं लगते बल्कि उनको सिस्टमिक कहते हैं, वो अंदर जज्ब हो जाते हैं। ओके। तो धोने से कुछ तो सफाई हो जाएगी लेकिन नॉट कम्प्लीटली। और मैं डराना तो नहीं सबको चाहता, और इल्म अगर नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे, एहतियात नहीं कर सकेंगे। तो जो वेजिटेबल्स आजकल ख़ास तौर पे पेरी अर्बन एरिया से, यानी शहरों के इर्द गिर्द जो उगाई जाती हैं आती हैं, वो सब पे काफ़ी जहर इस्तेमाल होता है। जो गांव से भी आ रही हैं उन पे भी जहर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। और असल इशू ये है कि हर जहर का एक ख़ास टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा। तो उसके अगर फार्मर को पता हो कि इतने अरसे के बाद तोड़नी चाहिए तो ये एहतियात नहीं की जाती। ठीक है। और बोतल पे लेबल तो होता है लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इधर से स्प्रे किया और इधर से वो वेजिटेबल्स जो हैं आ जाती हैं। फिर यह है कि आजकल ये भी हो गया है कि बाज़ जहर ऐसे हैं कि वो सब्जी की शक्ल को बेहतर भी कर देते हैं। अच्छा। तो वो आखिरी लम्हे में भी उसको डिप करके यानी वो चमक वगैरह पैदा करते हैं। ठीक है। खास तौर पे बैंगन जो है अगर ज्यादा चमकदार नजर आए तो समझ लेंगे ज्यादा नुकसानदेह है। ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है। इसी तरह अगर जो गोभी है ना, अगर को बहुत खूबसूरत नजर आए तो उसमें खासा इस्तेमाल हुआ नजर आएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो ये जो हमारे एनालिसिस किए गए हैं, इन शहरों में जो सब्जियात आती हैं 60% सैंपल्स ऐसे हैं, अच्छा, जो कि उन लिमिट्स जहर की मकदार से क्रॉस किए हुए हैं। 60% सैंपल्स जो कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO जो है वर्ल्ड फूड के हवाले से है, और इन्होंने वो मुकर्रर की हैं बेस्ड ऑन के जी सेहत के लिए ये मुज़र है कि नहीं। जी सर, सॉरी, दोबारा से अगर हम कंटिन्यू करते हैं उस गुफ्तगू को। बात ये हो रही थी कि जहरों का इस्तेमाल जो है, जी जी, और इसका इल्म खास तौर पे ख्वातीन को भी होना चाहिए जो घर में बिल्कुल इस्तेमाल करती हैं, बनाती हैं। जी। तो ये बात दुरुस्त है कि जब वो इस्तेमाल करें तो इनको धोना अच्छी तरह चाहिए। और बहुत सारा जहर जो वो जो स्किन के अंदर रह जाता है, जिनमें से स्किन उतारनी होती है, तो उसको स्किन को प्रॉपरली उतारा जाए। लेकिन मैंने बताया ना कि जी जहाँ से वो सब्जी चल रही है और जब तक इन तक पहुँचती है, इन तमाम को तो नहीं मालूम सही कि जी कहाँ से आई है और कैसे आई है। बिल्कुल। तो हमें उन तरीकों की तरफ जाना है जो इससे अवॉइड किए जा सकें। ठीक है। एक तो हमें अब प्रमोट करना है कि जी
जहरों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो सर इसमें तो ये तो है हाँ। वहाँ पर गांव की सतह पर जहाँ पर फार्मर हैं और उसमें हम काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें कि 2 पार्ट हैं। एक है कि जी ऐसे तरीके वजह किए जाए, वो तो लेबॉर्ट्री में और जो रिसर्च के थ्रू होता है, लेकिन ये तरीक़ेकार जब फार्मर ने किसान ने इस्तेमाल करने हैं तो फिर जब तक प्रैक्टिस ना करवाई जाए और उन में बाअमल तरीके से वो काम ना कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं कि किसानों को वो तरीक़ेकार सिखाए जाएं। अच्छा। तो जब हम उस तरफ जाते हैं तो किसान सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी हैं और मर्द जहाँ पर वो उगाते हैं तो ख्वातीन वहाँ शामिल होती हैं वेजिटेबल्स को पिक करने में। ठीक है। तो बच्चे भी उनके साथ जा रहे होते हैं और वो तमाम काम वहाँ कर रही होती हैं। ठीक है। लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख रही होती। सही। और उनके लिए भी नुकसानदेह उतना ही है क्योंकि वहाँ तो ज्यादा पोटेंट है ना। एक तरफ स्प्रे हो रहा है, दूसरी तरफ से वेजिटेबल तोड़ी जा रही है, तो वो सीधा उनके मुंह में भी जा रहा है और हाथों के जरिए से भी जा रहा है। तो वहाँ पर एजुकेशन की जरूरत है कि जो देही इलाकों में ख्वातीन उनको पता हो कि जब एजुकेट किया जाए कि जब स्प्रे हो रहा हो तो उस वक्त वो मत जाएं। ठीक है। और मत पिकिंग करें। तो ये सारा पीआरसी के थ्रू काम हो रहा है। और सर मैं यकीनन ये भी जानना चाहूंगी कि क्या मुतबादिल तरीके हैं जिनको इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बढ़ना है अपने सेकंड गेस्ट की तरफ। जी सर, खांसी नज़ला जुकाम का आपने एक टोटका बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि हीटर जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं हीटर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं वैसे इलेक्ट्रिक बिजली तो माशाल्लाह इतनी महंगी है कि हम कहते हैं कि गैस का हीटर, इससे भी स्किन ड्राई हो जाती है, गलों की तकलीफ हो जाती है। क्या क्या इसके नुकसानात हैं, उसकी तरफ अगर हमारी तवज्जो दिलाएं और कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है? सोनिया, गैस का भी अल्लाह ही हाफिज़ है और हमें पता नहीं होता कि हम शायद स्टोन एज के ज़माने में जो है वापस ही की तरफ हमारा मूव हो रही है। हर चीज़ हमें लाइन में मिलेगी, जब बारी के करीब पहुंचेंगे तो ख़त्म कर दी जाएगी। अगर हम आ जाएं इस तरफ के हीटर ऑन रहता है कम से कम 8-9 घंटे। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं बताने लगा हूँ कि बाज़ दफ़ा ये देखें कि हीटर जो है वो बच्चे भी ऑन कर लेते हैं, इतना नीचे पड़ा होता है उसे ऑन कर देते हैं और गैस जो है वो ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, जिससे पता नहीं चलता जी, फ्लक्चुएशन होती है। और बाज़ दफ़ा ये कि डेथ, इसीलिए हम आए दिन मीडिया में सुनते रहते हैं कि रात को जो है वो जलता हुआ छोड़ दिया, उस टाइम गैस चली गई और वो फिर ये कि वो इनहेल हुई और वो उनकी डेथ हो गई। उसमें यह है कि जब भी आप हीटर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उसके सामने पानी रख लें या उसके ऊपर थोड़ा सा पानी रख दें ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो कमरे में बरकरार रहे। और कंटिन्यूसली में इतना ज़्यादा जो है ना वो हीटर सेकना नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए मैं यहाँ बताऊँगा कि वो अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए शुगर पेशेंट्स को। और वो कोशिश करते हैं कि जब खून की सप्लाई बाज़ दफ़ा नहीं जा रही होती पाँव की तरफ और नमनेस आ रही होती है तो वो उसके करीब ले जाते हैं, तो उससे वो उनके पाँव जलने का ख़तरा होता है। तो शुगर पेशेंट्स के लिए एहतियात है कि वो इतना करीब करके पाँव अपने ना सेकें उसके पास। तो पानी ज़रूर रखें और कोशिश करें कि खुद उसको चेक एंड बैलेंस रखें। अब जो नेचुरल गैस आई है इसमें कोई स्मेल नहीं है, अब इसमें स्मेल शामिल की गई, ऑयल शामिल किया गया ताकि हमें पता चले कि गैस कहीं पे आ रही है, फैल रही है। तो कोशिश करें कि पेरेंट्स की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको खुद चेक करें कि कोई वॉल उसका खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़े हादसा जो है वो हम देखते हैं कि होते रहते हैं। जी, जहाँ ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इज्तिमाई तौर पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेट करें लोगों को और इस बारे में ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि बहुत से वाक़यात हो जाते हैं जो कि एहतियात से अवॉइड किए जा सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले दिनों, बल्कि चंद दिन पहले ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था कि कुछ ऐसे जो कफ सिरप्स हैं इस्तेमाल हुए जिसकी वजह से बहुत सी डेथ्स हुई और बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई। उसकी क्या वजह थी? उस सिरप का कुछ मसला था? अब लोग डरते हुए कफ सिरप, इवन हमें भी जब खांसी हो रही है तो हम सोच रहे हैं जाके कॉफ सिरप ना खरीदे, हमारे नाजरीन भी यही सोचे होंगे कि खरीदे ना खरीदे। क्या मसला था, अगर आप थोड़ी वजाहत करें? एक्चुअल सोनिया, जितने भी कफ सिरप्स हैं ना, इसमें थोड़ा सी सेडेशंस की मेडिसिन होती है ताकि आपको जो जी इरिटेट जो आप हो रहे हैं थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये जब लोगों को पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो जो लोग नशे के आदी होते हैं वो पूरी बॉटल जो है वो यूज कर लेते हैं। अच्छा। ताकि बिल्कुल सोए रहें, दुनिया से गाफिल रहें, पता नहीं है। अगर ये सस्ती मिल रही है तो दूसरा नशा अगर महंगा तो वो इसका इस्तेमाल शुरू कर
देते अच्छा। हैं, फिर इसमें कुछ और चीजें भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। मगर हमारा अभी जो रिसेंट केस हुआ वो ओवरडोजेज की वजह से जी था? ओवरडोजेज की वजह से ज्यादा, अदरवाइज कोई मसला नहीं था? अदरवाइज मेडिसिन में कोई नहीं, मसला मसला नहीं था? जरूर है कि उसमें कल जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें ये बताया गया है कोई कंटेंट जो इंडियन है वो खराब किस्म के उसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। मगर आप ये देखें कि हम एक दूसरे के ऊपर डालने के बहुत आदी हैं, ये उसने किया, ये उसने किया, उसने वही मैं किया। सोची थी इधर भी कंटेंट इंडियन ही आ गया। आप ये देखें कि एक डेथ के ऊपर दुनिया हिल जाती है और यहाँ पे सैकड़ों अमवात जो है वो इसकी वजह से होती हैं। कल भी 35-36 होगी। अब इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा? ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इसके जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसको उठा लिया जाए कि हम ये देख रहे हैं कि अभी कितनी अमवात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डालने के हम बड़े माहिर हैं कि इसकी वजह है, इसकी वजह भी। मिनिस्ट्री हेल्थ है, वहाँ पे जो सूबाई हैं उनको चाहिए फ़ौरन इस स्टॉक को हर मेडिकल स्टोर से उठा लिया जाए ताकि मज़ीद अमवात से हम बच सकें और इसको एनालिसिस करवाया जाए। अब बाहर इसकी सैम्पलिंग दी हुई है लंदन की तरफ, अब रिपोर्ट आते आते कब तक आएगी उसके पीछे ये 25 बंदे और मरे। सही। तो जितना जल्दी हो सके हमें ये काम करना चाहिए क्योंकि एक ज़िंदगी इतनी कीमती और यहाँ पे वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो लोग मर रहे हैं। तो इसमें कोशिश करें कि जब भी खांसी का सिरप आप लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि इसमें जी एग्जैक्टली कितना लेना है, क्योंकि वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे भी ज़्यादा रो रहे होते हैं तो माएँ उनको ओवरडोज दे देती हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि सेडेशन है, खुदा न खासा वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि इसकी कितनी डोज जो है वो आपको चाहिए। बिल्कुल। और जहां हम बात करते हैं कि ओवरडोजेज को भी हमने देखना है कि ज़्यादा मिकदार में ना दी जाए, वहाँ पे कोशिश ये रखें कि ठीक है तकलीफ आई है तो वो थोड़ा टाइम लेगी, उसके बाद जाएगी। बहुत जल्दबाजी मत करें अपने आप को क्योर करने की, मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें और फिर उसके मशवरे के मुताबिक जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करें। हमारा एक आदत होती है कि जी 600-700 रुपया 1000 रुपया जो डॉक्टर का है वो बचा लिया जाए और जाके ओवर द काउंटर वही मेडिसिन ले आए जो लास्ट टाइम डॉक्टर ने दी थी। मेरा ख्याल है अगर इस पे भी थोड़ी हम तवज्जो करें। सोनिया यहाँ पे ऐड करूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि ये जो अभी इतनी ज्यादा बीमारियां चली इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन कौन है, वो हमें दे दो। तो मेडिकल स्टोर जो है वो डॉक्टर बना हुआ है और लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। इसकी वजह से भी, सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी हम अपनी बीमारी को बढ़ाते हैं। और जिस चीज की आपको प्रॉब्लम है उसके स्पेशलिस्ट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नामी ग्रामी दुनिया के डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो आप उनके पास जाएं, कोशिश करें कि आप मेडिकल स्टोर को कंडेम करें, वो भी वो जो नुस्खे लिख के आते हैं वो उसको राइट कर लें। बिल्कुल। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है माशाल्लाह। सर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल किया है और कर रहे हैं और इनकी भी कोशिश ये है कि ये अपना इनपुट दें, अपनी कंट्रीब्यूशन करें और पाकिस्तान को और उसकी आवाम को तरक्की की राहों पर गामजन करें। आपके लिए बहुत से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं हमारे तमाम गेस्ट जो आपसे मिलते रहेंगे आज और आइंदा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने रहना है हमारे साथ और बहुत सी गुफ्तगू होगी। अब गुफ्तगू हमारी रहेगी। यू हैव टू स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक।